डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है? क्या तशद्दुद सिर्फ मारपीट को कहते हैं? बेसिकली जो अब्यूज है उसकी कोई भी शक्ल हो, चाहे वो मारपीट है, चाहे वो बुरा रवैया, धमकियां देना, गालियां देना, ज़दोकोब करना, जहनी तौर पर ज़दोकोब करना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? डोमेस्टिक वायलेंस में जो वायलेंस है उसकी पहले जो डिफिनेशन दी जाती थी वो सिर्फ फिजिकल अब्यूज तक एक लिमिटेड था। डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटल टॉर्चर है, अब्यूज है, और जिसमें गाली गलौज है और मारपीट के अलावा जो तंज बहुत ज्यादा किया जाता है। सपोज इसमें कुछ वर्ड यूज किए गए, बांझपन पे, पागलपन पे कमेंट्स किए गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल हेल्थ इश्यूज को एज पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे? अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को एज सोसाइटी पहले सीरियसली ले रहे होते तो इस एक्ट की शायद जरूरत ना होती। ये एक्ट आया ही इसलिए है ताकि लोगों को आगाह किया जाए। क्या ये सिर्फ लॉ है या माइंडसेट को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है? बेसिकली ये लॉ तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी बड़े लेवल पे नहीं हो रही, लेकिन अवेयरनेस में, जैसे कि इसके नाम ही आ जाता है जी, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है कि लोगों में अवेयरनेस आए, एटलीस्ट उनको पता हो वो अपने लिए कहाँ आवाज उठा सकते हैं। हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? देखिए, नाम तो इसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो वायलेंस है उसकी पहले जो डिफिनेशन दी जाती थी वो सिर्फ फिजिकल अब्यूज तक का एक लिमिटेड था। लेकिन अब इसमें जो आपने इसमें डिफरेंट शिकें देखी हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में इंपॉर्टेंस दी गई है फिजिकल के साथ साथ मेंटल वायलेंस को भी, या मेंटल जो अब्यूज इतने अरसे से चलता आ रहा है जिसको कभी किसी ने एड्रेस ही नहीं किया, कि जो फिजिकल वायलेंस के साथ साथ थ्रेट्स दिए जाते हैं और आपको बार बार डिमोटिवेट किया जाता है, आपकी शख्सियत पे बात की जाती है, आपको बार बार कमतरी का एहसास दिलाया जाता है। ये तमाम चीज़ें पहले नेग्लेक्टेड थी, इनको रोज़मर्रा घरेलू मामला समझ के नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब अवेयरनेस देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यही ख़वातीन जब अपनी पर्सनैलिटी को खो देती हैं घर में, ख़वातीन के अलावा भी अगर किसी बुज़ुर्ग के साथ भी आप कोई ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जिससे वो वहाँ पे सेफ फील नहीं करता, उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो आप उसके साथ वायलेंस ही कर रहे हैं। तो दैट इज़ कि इसमें इम्पोर्टेंस हाईलाइट की गई है कि जब आपके साथ कोई वर्बल अब्यूज़ करे, आपको कोई मेंटली अब्यूज़ करे, तो उसको भी आपने ऑफेंस कंसिडर करना है और आप ये राइट रखते हैं बीइंग अ विक्टिम कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आप उस पे अपना जो है लॉफुली अपना राइट यूज़ कर सकते हैं और उस ऑफेंस के अगेंस्ट अपने लिए कोई रूलिंग पास करवा सकते हैं। तो इसलिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस इज़ बैड फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल, सेम इज़ द जो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटल टॉर्चर है, अब्यूज़ है, और जिसमें गाली गलौज है और मारपीट के अलावा जो तंज बहुत ज़्यादा किया जाता है, या आप सपोज इसमें कुछ वर्ड यूज़ किए गए, बांझपन पे, पागलपन पे कमेंट्स किए गए हैं, इन इन बातों की वजह से धमकियां दी जाती हैं। इन धमकियों से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा, रिलेशनशिप कमज़ोर होता है और रिलेशनशिप कमज़ोर होते होते एक दिन वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर ये है कि ना इस तरह के रवैयों को इख्तियार किया जाए, हेल्दी रवैयों को इख्तियार किया जाए ताकि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर सके। क्या हम लोग एज ए सोसाइटी डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल हेल्थ इश्यूज को एज पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे? अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को एज सोसाइटी पहले सीरियसली ले रहे होते तो इस एक्ट की शायद ज़रूरत ना होती। ये एक्ट आया ही इसलिए है ताकि लोगों को आगाह किया जाए कि अगर उनके साथ किसी भी किस्म का वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, किसी किस्म की धमकियाँ, थ्रेट्स, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे उस घर में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उस डोमेस्टिक सिस्टम में जो वर्ड यूज़ किया गया, किसी भी डोमेस्टिक सिस्टम में, यानी कि अगर आप औरत हैं, उस घर में मौजूद हैं और आपको रोज़ बरोज़ गालम गलोच का शिकार आपको किया जाता है, आपको आपका खर्चा बंद कर दिया जाता है, आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको ये महसूस करवाया जाता है कि जी आप किसी काबिल नहीं हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकती, आपकी सलाहियतों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं, आपके घर वालों के बारे में, आपके जो फीमेल्स के यूजुअली देखा जाता है कि फैमिली को बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, किसी भी इशू पे, बच्चा ना होने पे, दहेज ना देने पे, बहुत सारी ये चीज़ें भी वायलेंस हैं और इनको पहले नॉर्मल कंसिडर किया जाता था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब घर-घर की बात है, घर में रहने दो। लेकिन ये अब घर से बाहर आ गई हैं और औरतों में भी इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो अपना राइट तलाश कर सकें, और जब अवेयरनेस आ गई तो इसका लॉ बनना बहुत ज़रूरी था कि जब ये लॉ बनेगा तभी उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी और स्टैंड लिया जाएगा। जब तक एक बंदे को पता ही नहीं कि एक उसके साथ जो तकलीफ़देह अमल हो रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसका वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, जो मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, उसके लिए उसके पास कोई राइट है, उसको वो यूज़ ही नहीं कर सकता।
अब जब ख़वातीन को और बुजुर्गान को और बहुत सारे घर में रहने वाले अशख़ास को जब ये पता लगेगा कि ये तमाम चीज़ें भी ऑफेंसिव हैं और ये इन पे क्रिमिनल एक्ट लागू हो गया है, तो इसलिए वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स गुड स्टेप टू मेक इट मोर पब्लिक दैट यू स्टैंड अगेंस्ट द वायलेंस, स्टैंड अगेंस्ट द वर्बल एंड डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटल वायलेंस के अगेंस्ट भी आपने खड़े होना है, नॉट द फिजिकल वायलेंस। जैसे कि इस लॉ को लैंडमार्क लेजिस्लेशन कहा जा रहा है, क्या ये सिर्फ लॉ है या माइंडसेट को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है? देखें, बेसिकली ये लॉ तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी बड़े लेवल पे नहीं हो रही, लेकिन अवेयरनेस में, जैसे कि इसके नाम ही आ जाता है जी, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन से क्या मुराद हम लेते हैं, ये लेते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, एटलीस्ट उनको पता हो कि वो अपने लिए कहाँ आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसी कौन सी इश्यूज़ हैं जिनके लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, क्योंकि अब माइंड शिफ्ट हो रहा है लोगों का। दिस इज शिफ्टिंग द माइंड टुवर्ड्स समथिंग व्हिच वाज नॉट डिस्कस्ड प्रीवियसली। पहले इसको डिस्कस ही नहीं किया जाता था, इसको समझा जाता था कि ये तो छोटी बात है, देखिए ये सिर्फ मारपीट ही हो रही है, मारपीट नहीं हो रही तो सिर्फ गालम गलोच हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है, घर बसाने के लिए चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन अब आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये अब्यूज़ है और ये भी वायलेंस का हिस्सा है। तो ख़वातीन को और बुजुर्गान को और जो भी लोग इसके अंडर जिस लेजिस्लेशन में आते हैं, मर्द हजरात भी, अगर किसी मर्द के साथ भी किसी घर घर के सिस्टम में ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। अच्छा, साइकोलॉजी के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है? क्या तशद्दुद सिर्फ मारपीट को कहते हैं? साइकोलॉजी के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस जो तशद्दुद है उसकी डेफिनेशन में हर वो चीज़ आती है जो कि आपको दबाने के लिए, आपको खामोश करवाने के लिए या आपके जहन पे दबाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो कोई भी हरबा हो सकता है, वो फिज़िकल वायलेंस भी हो सकता है, वो वर्बल एंड मेंटल अब्यूज़ भी हो सकता है। तो इसमें जो अब्यूज़ है, बेसिकली जो अब्यूज़ है उसकी कोई भी शक्ल हो, चाहे वो मारपीट है, चाहे वो बुरा रवैया, धमकियाँ देना, गालियाँ देना, ज़दोकोब करना, ज़हनी तौर पे ज़दोकोब करना, मतलब उस बंदे की शख्सियत को इतना ज़्यादा आप मजरूह कर देते हैं, उसकी शख्सियत के बारे में इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि वो एक डाउट में आ जाता है, जिसको हम साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि एक बंदा इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करता है कि सामने वाला जो विक्टिम होता है वो समझता है मैं गुनहगार हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझ में ही कोई बुराई होगी, मैंने ये गलत वक्त पे गलत डिमांड कर ली होगी या मैं बहुत गलती पर हूँ। तो गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि जो दी जाती है पार्टनर्स को, उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली जाती है जी मज़हब के नाम पे, कि जी मज़हब कहता है कि जी आप साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, आप बिस्तर अलग कर लें। ये कब तक मतलब ये कब तक रहेगा? अगर ये रहेगा भी तो उसका इम्पैक्ट जो पार्टनर पे है वो कितना आता है? एक सुलह की अगर आप नीयत से कोई एक्ट कर रहे हैं तो वो तो एक बात समझ आती है, लेकिन अगर आप किसी पे ज़हनी दबाव के लिए या उसको उसके हकूक से महरूम करने के लिए एक्ट कर रहे हैं तो ये तो फिर टॉर्चर है। दिस इज़ मेंटल वायलेंस। ठीक है, ये भी मतलब तशद्दुद की जद में आता जी। है। इमोशनल अब्यूज़, साइलेंट ट्रीटमेंट और इकोनॉमिक प्रेशर, क्या ये ज़हनी सेहत पे असर डालते हैं? हाँ, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें ज़हनी सेहत पे असर डालती हैं। देखें, अगर एक खातून खाना आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो आपसे अपनी नीड्स के लिए फ़ाइनेंशियल डिमांड करती है और आप उन फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, तो ये भी इज़ अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़। जो कंट्रोल एक फ़ितरी रिश्ते में आ जाता है कि एक इंसान आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन आप उन ज़रूरियात को पूरा करने के बजाय उसके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन डाल देते हैं कि आप उसे कहते हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं देना, जब तक कि आप मेरी ताबेदारी नहीं करेंगी, आप मेरी बातों को नहीं मानेंगी। तो ये भी अब्यूज़ है, उसके राइट्स से उसके राइट्स उसको ना देना। इसके अलावा साइलेंट ट्रीटमेंट रखना। साइलेंट ट्रीटमेंट से हम ये मुराद लेते हैं कि एक बंदा जान के एक बंदे को इग्नोर कर रहा है और ये ज़ाहिर कर रहा है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। उस साइलेंट ट्रीटमेंट में जो जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर ये साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उसकी ज़हनी कैफ़ियत क्या होती है? वो नए घर में है, एक नया माहौल है, नई ज़िंदगी है, या फिर एक ससुराल में उसकी डिपेंडेंसी ही अपने पार्टनर पे होती है। तो जिसके साथ उसका मेन लिंक है, जब वही उसके साथ इस तरह का रवैया रखेगा तो उसकी शख्सियत आहिस्ता-आहिस्ता गिरावट की तरफ जाएगी और फिर उसको ज़हनी अमराज के वो शिकार हो सकता है। फिर लोग कंप्लेन करते हैं जी हमारी वाइफ्स अब पहले जैसी नहीं रही, उतनी मतलब उनके अंदर इतनी अट्रैक्शन नहीं रही, रौनक नहीं रही और अब उनका हाल बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरह के ट्रीटमेंट साइलेंटली उनको बदल देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं और वो दुनिया से, चीज़ों से आरी हो जाती हैं। ना वो अपना ख़्याल रख पाती हैं, ना घर का रख पाती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी शख्सियत मजरूह हो जाती है बहुत बुरी तरह और से। एंड पे इसका कसूरवार भी उन्हीं विक्टिम्स को ही कहा जी, जाता है। एंड पे कसूरवार विक्टिम को कहा जाता है, लेकिन जब ज़हनी अज़ियत दी जाएगी मुसलसल, जब मुसलसल ज़हनी अज़ियत का साइकिल चलता रहेगा, अब्यूज़ का साइकिल चलता रहेगा,
तो इंसान फोकस अपने पे किस टाइम कर पाएगा, वो ऐसे ही। फोकस नहीं कर पाएगा और एट द एंड वो शैटर हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। और उस कोलैप्स का जिम्मेदार भी उसी इंसान को ठहराया जाता है कि इसने अपना ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उसका तमाम तर तवज्जो उस इंसान को सेटिस्फाई करने में ही चली जाती है जो उस पे वो मेंटल अब्यूज कर रहा है या उसको गैस लाइट कर रहा है या उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है कि इसको किसी तरह मैं राजी कर लूँ। उस रजामंदी में, क्योंकि उस इंसान ने राजी तो होना नहीं, क्योंकि उसका नेचर अब्यूजिव है। तो उस चक्कर में जो खातून होती है या जो विक्टिम होता है वो बुरी तरह से बदल जाता है इनटू समवन जो वो कभी भी नहीं था, और वो उससे वापस भी नहीं आ सकता, बहुत अरसे तक वो ट्रॉमा में चला जाता है। आपने अपने एक्सपीरियंस में विक्टिम्स के बिहेवियर में कोई कॉमन चीज़ देखी हो? विक्टिम्स के बिहेवियर में जो कॉमन चीज़ देखी है वो यही है कि एक तो ख़वातीन जो इस तरह के रिश्तों में होती हैं उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल पाया जाता है। आवाज़ उठाना उनके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि उस इंसान से मोहब्बत करती हैं और उस मोहब्बत की वजह से उसको बहुत दफ़ा माफ़ कर देती हैं, जिसको साइकोलॉजी में हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। कि एक इंसान आपके साथ चंद दिनों में अच्छा है और चंद दिनों में वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा रवैया रखता है। इसके अलावा ख़वातीन में कॉग्निटिव डिसोनेंस पाई जाती है कि वो इस चीज़ पे आमादा ही नहीं हो पा रही होती कि हम बुरे हैं या अगला बंदा बुरा है, क्योंकि उनको लगता है कि किसी वक्त कोई ना कोई हमारी गलती ज़रूर होगी। उनको इस बात पे आमादा कर दिया जाता है, उस बात पे यकीन दिलवा दिया जाता है कि उनमें ही प्रॉब्लम है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि एक ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने लिए कोई कदम ही नहीं उठा सकती। वो आती तो हैं कंप्लेंट्स के साथ, लेकिन वो अपने लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहती। उनको लगता है कि हम माशरे में क्या जवाब देंगे, लोग हमें ही बुरा कहेंगे। तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात की वैलिडेशन होनी चाहिए कि दे आर नॉट एट द रॉन्ग साइड। दे आर जस्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर देयर मेंटल पीस, और मेंटल पीस के बगैर ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही।